ये ले लें आलाप पद्धति। देखिए ऐसी विचार बना कि हम लोग तत्वार सूत्र तो पढ़ते ही हैं, थोड़ी सी देर हम लोग आलाप पद्धति भी पढ़ेंगे। अभी आलाप पद्धति आज शुरू कर देते हैं। आलाप पद्धति में बहुत छोटा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, ये भी सूत्र की तरह लिखा गया है और देवसेनाचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आलाप पद्धति इस ग्रंथ का नाम है। आलाप माने क्या होता है? बोलना। पद्धति माने तरीका, तो बोलने का तरीका। बोलने का तरीका मतलब मैं अब यही बात बोलता हूँ ना कि बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप गलत तरीके से बोलोगे तो गलत मैसेज जाएगा, आप संभाल के बात को बोलोगे, अपेक्षा लगा के बोलोगे तो बात सही समझ में आएगी। अड़ के बोलोगे, आग्रहपूर्वक बोलोगे, जिद करके बोलोगे तो कोई भी बात वो समझ में किसी को आए। समझने से 20 राग कथा नहीं हो, वह हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाए, जिनको जो पसंद है वैसा बोल रहा है तो वो उसमें प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन जो सही बात कहना हो तो उसको कहने का क्या तरीका होता है, वो इस ग्रंथ का नाम बतला रहा है। आलाप पद्धति, बोलने चालने का तरीका, पद्धति सिखा है। और दूसरा नाम इस ग्रंथ का है द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। सीधी सी बात, जो द्रव्यानुयोग ग्रंथ पढ़ने की इच्छा रखते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय और भी जो द्रव्य हैं, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, उनको न्याय के ग्रंथ को भी द्रव्यानुयोग बोलते हैं। उन ग्रंथों को समझना चाहते हैं तो उनको ये पद्धति आनी चाहिए। ये पद्धति जानेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने तो खुद नए विषय पे काम किया। नए तो नएवाद है, उस पर मेरा शोध कार्य, पीएचडी मैंने उसी विषय में। तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा पुण्य का उदय, भाग्य ऐसा था जो ऐसी चीज़ पढ़ ली कि मुझे तो कहीं कोई परेशानी होती नहीं। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, लेकिन अपने आप खांचे में मैं सेट कर लेता हूँ हर एक, क्योंकि मुझे सारे खांचे पता हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा ये उस अपेक्षा से बोल, भले वो एकांतवादी हो, लेकिन मैं तो अनेकांतवादी हूँ ना तो मैं उसको समझ अच्छा ये जो कह रहा है ना, इसकी अपेक्षा ये हो, ये अलग अपेक्षा, इसकी अलग अपेक्षा, उसकी अलग, तो अपने आप वो दिमाग में अपेक्षाएं बनती चली जाती है। और आचार्यों ने कहा है जा वैया वयण वहा ता वैया होंती रह वाया। हम लोग नए चक्र पढ़ते हैं ना, नए चक्र के लिए तो पूरा महीना चाहिए पढ़ने के लिए, एक कम से कम 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। सुबह शाम क्लास लगे तब उसकी गहराई से उसका अध्ययन हो। तो उन्होंने कहा जा वैया वयण वहा ता वैया होंती रह वाया। जितने वचन के प्रकार हैं उतने नए के प्रकार। नए के 2 भेद करते हैं निश्चय नए, व्यवहार में, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। नैगम संग्रह ऋजु सूत्र व्यवहार, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं बोध, ये साथ नहीं करते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से भेद हो गए, लेकिन बहुत सारे भेद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, देखो जितने वचन व्यवहार है, जितने प्रकार के वचन उतने प्रकार के नए, ये समझ। तो जा वैया वयण ता वैया नय, जितने प्रकार के वचन उतने प्रकार के नए, ऐसा आचार्यों ने उन लोगों को समझा दिया। अब देखिए आज हम लोगों ने 5वें अध्याय का अर्थ समझा है। अब शुरुआत आज कर देते, कल से और विशेष लेंगे। इसमें शुरू में द्रव्य का ही विवेचन है, जिसको हम लोग अभी समझ चुके हैं। ये संयोग है कि उसी दिन शुरू हो रहा है जिस दिन द्रव्य मीमांसा हमने पढ़ी। आलाप पद्धतिर्वचन रचना अनुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। पहला सूत्र है, ग्रंथकार की प्रतिज्ञा है कि आलाप पद्धतिर्वचन रचना, मैं वचनों की रचना के अनुरूप, जैसे वचनों की रचना होती है, ये जो प्राकृत का ग्रंथ है नए चक्र, इसके आधार से ये आलाप पद्धति नामक ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा कर रहा।
वचनों की रचना के अनुरूप, जैसे वचन होते हैं, और प्राकृत का ग्रंथ है ढय चक्को ग्रंथ माइल्य धवल्य ने लिखा था, और भी कई ग्रंथ लिखे हैं। तो बोले उन सब के आधार से मैं एक ग्रंथ आप सबके लिए रच रहा हूँ। सा किमर्थम, क्यों रच रहे हो, क्या जरूरत है रचने की? द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए और स्वभाव, उनके स्वभाव की सिद्धि के लिए। द्रव्याणि कानि, द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्याणि। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे द्रव्य 6 प्रकार के हैं। सत द्रव्य लक्षणम, वही सूत्र आ गया। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, 7 सूत्र बिल्कुल वैसे ही। अब एक अधिकार हो गया इसका, देखो इतने से में एक अधिकार है, बच्चों के लिए लिखी गई ना किताब, अथ गुणाधिकार। अब अगला अधिकार हो गया गुणाधिकार। लक्षणाधिकानी, अरे लक्षण कितने होते हैं, लक्षण किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि देखो पहले लक्षण का लक्षण समझ लो। लक्षण की परिभाषा, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। आज मैं थोड़ा लक्षण के बारे में बता करके अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, आगे कल लूँगा। आप लोगों ने न्याय दीपिका पढ़ी है? न्याय दीपिका, न्याय समझना हो तो सबसे पहला ग्रंथ है न्याय। अभिनय धर्मभूषण यति ने वो न्याय दीपिका ग्रंथ लिखा, उसमें सबसे पहले उन्होंने लक्षण के बारे में ही बताया। किसी भी वस्तु का हमको लक्षण पता लगाना, तो किसको लक्षण कहते हैं? परिभाषा दी, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। जब परस्पर मिली हुई वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं परस्पर मिली हुई हैं, तो मुझे एक वस्तु को अलग करना है, तो जिस कारण से वो अलग होती है उसको लक्षण। परस्पर व्यतिकरे सती माने परस्पर मिली हुई वस्तु में व्यावृत्ति, किसी वस्तु की व्यावृत्ति अलग करना हो तो वो जिस कारण से अलग होती है उसका हेतु वो लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए मुझे इसमें से पुजारियों को अलग करना है, तो मैं लक्षण बनाऊंगा जिन्होंने केसरिया वस्त्र पहने हैं वो अलग हो जाए, वो ऊपर चले जाए। तो परस्पर मिले हुए बैठे हैं ना, तो वो जो केसरिया वाले हैं ये पुजारी हो गए, ये पुजारी हैं, पूजा करते हैं। केसरिया वस्त्र जिनने पहने हैं वो अधिक केसरिया वस्त्र लक्षण हो, सब मिले हुए थे ना। अब हमको जो चीज़ अलग करनी है हम कह देंगे सभी पुरुष बगल में बैठ जाएं, तो जो जो पुरुष होंगे वो उठ करके बगल में बैठ जाएं, और जो जो महिला होंगी वो यहाँ बैठ जाएंगी, तो लक्षण बना दिया ना, इसको लक्षण बोलते हैं। और लक्षण कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मुख्य रूप से, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसको कहते हैं? यद वस्तु स्वरूपान प्रविष्टम तद आत्मरूपम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट रहता है वो आत्मरूप लक्षण कहते हैं। और तद विपरीतम अनात्मरूपम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट ना हो वो अनात्म रूप लक्षण कहलाता है। स्वरूप में प्रविष्ट और अप्रविष्ट का क्या अर्थ हुआ? अनात्मभूत लक्षण तो ये हुआ, मैंने कह दिया इनको कि जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं वो ऊपर जाएं, तो ये गेरुआ जो वस्त्र है वो अनात्मभूत लक्षण है, आत्मा में नहीं है वो लक्षण। वो लक्षण बाहरी लक्षण है, संयोगी लक्षण है। जैसे अरे वो डंडे वाले आदमी को बुलाना, वो जो डंडा लेके खड़ा है, तो वो भी तो लक्षण है। सब लोग खड़े हैं लेकिन एक आदमी दरबान है डंडा लेके खड़ा है, तो कह दिया वो जिसके पास डंडा है उसको लेके आओ, तो वो डंडा क्या हो गया? अनात्मभूत लक्षण। वो स्वरूपानुप्रविष्ट लक्षण नहीं हुआ, लेकिन हम कह देंगे उस काले आदमी को बुला के लाओ, स्वरूप हो गया, तो वो उसके शरीर में, उसके स्वरूप में वो लक्षण गया, कालापन उसके अंदर, बाहर से आविष्टित नहीं, तो वो स्वरूप लक्षण हो गया कि वो काला है व्यक्ति, तो उस काले व्यक्ति को बुला के लाओ, ये स्वरूप। तो एक को 2 प्रकार के लक्षण कौन कौन से?
तो आत्मभूत और अनात्मभूत, आत्मभूत लक्षण से भी अलग करते हैं हम और अनात्मभूत लक्षण से भी। फिर कहा कि आप लक्षण सही बनाओगे तो वस्तु पकड़ में आएगी और लक्षण गलत बना दोगे तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए लक्षण की परीक्षा करना जरूरी है। जैसे ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, मैंने आपसे पूछा ये शर्ट कहाँ से खरीदी, तो आपने कहा कि इस बाज़ार से खरीदी। किस दुकान से खरीदी, तो आपने मुझे बताया वो दुकान, उसके आगे एक गाय खड़ी थी, एक गाय खड़ी थी उस दुकान के आगे। जिस दुकान के आगे गाय खड़ी है तो वहाँ से ले लो, नाम नहीं मालूम दुकान का, तो गाय खड़ी है ये लक्षण बताया। तो जब लेने गए तो वो गाय जो है मिठाई की दुकान के सामने खड़ी हो गई, तो अब मिठाई की दुकान से कहने लगे शर्ट दे दो, तो बोले यहाँ थोड़ी शर्ट मिलती है, वो तो पीछे किसी दुकान में मिलती है। तो बोले उसने कैसा लक्षण बताया, जहाँ गाय खड़ी होती है वहाँ पे ले लेना, तो वो लक्षण ठीक नहीं है। वो कहते ऐसे लक्षण बताओगे तो वस्तु स्वरूप पकड़ में नहीं आए, और गलत लक्षण हो गया तो हेतु गलत हो गया तो वस्तु गलत पकड़ में आ जाएगी। इसलिए कह रहे लक्षण की परीक्षा करना कि लक्षण उस चीज़ का सही बताया जा रहा है कि लक्षण। देखो पहले के समय में, अब तो बहुत परफेक्ट हो गए लोग। मैं बताता हूँ आपको कि जो पुराने लोग, क्या मेरे पिताजी तक के लोग जो थे गांव में जो पढ़ते थे, वो उन सबके जन्म जुलाई में हुए। बर्थडे उनका पूछो ना तो किसी का 12 जुलाई, किसी का 15 जुलाई, किसी का 3 जुलाई। ये क्या चक्कर है, तो पिताजी की एज के जितने लोग हैं वो सब जुलाई में जन्म कैसे हुआ? तो फिर उसकी जब गहराई में गए क्या हुआ था, तो जब स्कूल में नाम लिखाने गांव में जाते थे मास्टर जी के यहाँ, बोले इसका नाम लिख लो। बोले ये कब पैदा हुआ था? बोले उस साल बरसात बहुत हुई थी जब ये पैदा हुआ। तारीख वारीख नहीं मालूम, न डेट न सन। अच्छा बरसात कब हुई थी? अरे जब उसके यहाँ बारात आई थी। हाँ, उसको कुछ तारीख डेट नहीं मालूम, तो उसकी बारात कब आई थी? अरे जब इनके यहाँ लड़का हुआ था। अब पता लगाते फिर किसका क्या होना। तो गांव में इस तरीके की बातें पढ़े लिखे लोग नहीं। अब स्कूल भेज रहे बच्चे को, तो मास्टर जी को जब समझ उसकी जन्म तिथि समझ में नहीं आई, तो वो क्या करते थे, जिस दिन आया है ना वही डेट डाल दे। 12 जुलाई को एडमिशन हुआ तो 12 जुलाई, और 5 साल में एडमिशन तो 5 साल पुराना सन डाल दिया। वो एडमिशन के टाइम में 5 साल पुराना उसका सन डाल दिया, पहली कक्षा में एडमिशन, और एक अगला 14 जुलाई को आया। तो बोले तेरा असली जन्म आज हुआ है। आज है तुम्हारा बर्थडे, क्योंकि आज तुम ज्ञान के क्षेत्र में आए हो, अभी तक तो तुम अंधकार में थे, गर्भ में ही, तो वही डेट डाली। तो हमने देखा बहुत सारे लोग पुराने लोग जो हैं उनको असली डेट ऑफ बर्थ उनको पता ही नहीं, तो कोई नोट वोट नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था, ना समय ना कुछ। तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ अधिकतर लोगों की, क्योंकि जुलाई में स्कूल में एडमिशन होते थे, तो लक्षण नहीं मालूम तो चीज पता नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि लक्षण का सही ज्ञान होना चाहिए। और वो लक्षण में भी गलत लक्षण है कैसे, तो बोले 3 प्रकार के दोष होते हैं। 3 दोष होते हैं। एक होता है अतिव्याप्ति, एक होता है अव्याप्ति, और एक होता है असंभव। 3 दोष होते हैं। असंभव, आपको किसी भी चीज़ का दुनिया में कहीं भी कोई भी लक्षण पता लगाना हो तो उस लक्षण की जांच करनी हो, तो उस लक्षण की जांच ऐसे होगी, सही है कि नहीं कैसे पता लगे। तो ये इसका तराजू बना दिया, उसमें 3 दोष नहीं होने चाहिए। एक अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, एक अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, और एक असंभव दोष। इसकी विशेष व्याख्या कल करेंगे, लेकिन आज इतना बता देते हैं कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव क्या कहलाता है। जैसे गधे के सिर पे सींग, तो बोले ये असंभव दोष, ये असंभव है, क्योंकि ये ऐसा संभव ही नहीं। तो बोले ऐसा लक्षण मत बताओ किसी का भी जो संभव ही ना हो।
ऐसा लक्षण बोलने से क्या फायदा? अब आप जैसे आपका शर्ट कहाँ से खरीदी, तो बोले उस दुकान के सामने समुद्र था। तो ये क्या मतलब, दुकान के सामने समुद्र होता है? तो बोले असंभव है, ऐसे ऐसे बाजार में यहाँ समुद्र है इस बाजार में। तो इस तरह का लक्षण बोलोगे तो असंभव दोष चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ऐसा लक्षण भी मत बोलो जो अलक्ष्य में चला जाए। जो लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में चला जाता है उसको अतिव्याप्ति बोलते हैं। और ऐसा लक्षण भी नहीं बोलना चाहिए जो अपने ही लक्ष्य में पूरा घटित ना हो, उसको अव्याप्ति बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कल और विस्तार से करेंगे। तत्वार सूत्र भी थोड़ा संक्षेप में ही ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। सूत्र पढ़ के सामान्य अर्थ इसको समझेंगे, ठीक है? तो वही जब